देखिए बेटा, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपने अपने 11th क्लास में भी इसे पढ़ लिया है और मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये जो रॉड है ये जिंक की रॉड है जो एनोड की तरह काम करेगी। ये कॉपर की रॉड है जो कैथोड की तरह काम करेगी। जिंक रॉड के साथ ही हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाला हुआ है। कॉपर के साथ हमने ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाला हुआ है। ये ग्लास रॉड है, इन्वर्टेड यू शेप, जिसे हम लोग साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इस साल्ट ब्रिज के अंदर एक बफर सोल्यूशन भरा हुआ है, बफर सोल्यूशन, जो कि यहाँ से आयंस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें किसी भी तरह से अगर थोड़ा एडिशन हो जाए एसिड का या थोड़ा बेस का, या तो उसमें किसी भी तरह का पीएच का कोई चेंज नहीं होता है। और अगार अगार के जेल हम लोग यूज करते हैं इसमें। साल्ट ब्रिज क्या काम करता है? ये इंटरनल सर्किट जो है वो कंप्लीट करता है, सेल का इंटरनल सर्किट। साल्ट ब्रिज क्या करता है? कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। दूसरा, प्रोवाइड्स पाथ फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस के एक्सचेंज के लिए पाथ प्रोवाइड। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसकी प्रॉपर्टी को। ये जिंक अपने आप को डिसोशिएट करेगा इस सॉल्यूशन के, और एनोड पर Zn solid will convert to Zn2 plus aqueous to electron। तो यहाँ ये जिंक अपने आप को इस सॉल्यूशन में डिसोशिएट कर लेगा। अब देखिए, इस सॉल्यूशन के अंदर तो पहले से ही जिंक सल्फेट यानी जिंक के आयन मौजूद है। तो जब जितना जिंक यहाँ से सॉल्यूशन में आएगा, बदले में उतना ही जिंक का आयन इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ मूव करके यहाँ जाएगा। जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव करके यहाँ जाएंगे। अब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ कॉपर सल्फेट है। हमें मालूम है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना देगा जिंक सल्फेट। तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया क्यूप्रस आयन। कैथोड पर कैथोड पर ये क्यूप्रस आयन अपने आप को कॉपर में यहाँ पर डिपॉजिट वो करा लेगी। रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक या तो सारा का सारा ये जिंक डिसोशिएट होकर सोल्यूशन में नहीं आ जाता, या फिर यहाँ जितना भी जिंक कॉपर सल्फेट है वो सारा का सारा जिंक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो। अभी देखिए इस तरह से क्या दिखा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुआ हमारा, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। फ्लो ऑफ करंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। Current always flows from opposite to the direction of flow of electron, that is so called as the conventional electric current। तो ये हमारा हो गया कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। अब इस रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहते हैं, देखिए कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो क्या हुआ कि जिंक सॉलिड से बना Zn2 प्लस एक्वस,
इस कंटेनर के अंदर जो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो है यहाँ C1। तो उसके बाद ये साल्ट ब्रिज, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं साल्ट ब्रिज का है। तो इस कंटेनर के अंदर CO2 प्लस एक्वस, जो इसकी कंसंट्रेशन हो गई वो लिख दिया हमने यहाँ C2, और यहाँ से बन गया CO सॉलिड। ये वाला जो हिस्सा हुआ ये एनोड हाफ, ये वाला जो हिस्सा हुआ वो हो गया कैथोड हाफ, और ये हमने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये कहलाया सेल नोटेशन। ये हमारा कहलाया सेल नोटेशन। सेल नोटेशन कहा हमने इसे, क्योंकि इसने जो है वो सेल को डिनोट कर दिया। सेल नोटेशन कहलाया हमारा। फिर से समझिए, जिंक ने अपने आप को डिसोशिएट किया जिंक आयन में, और यहाँ से जिंक आयन इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आया, जिसने जिंक आयन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर आयन को। कॉपर आयन ने अपने आप को डिपॉजिट करा लिया कॉपर पे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया वो यहाँ पर जो है वो V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से हमें पता लग गया कि इन दोनों के बीच के कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेंगे वो हम P नॉट शेल से करेंगे। P नॉट शेल, P नॉट शेल जो है वो P नॉट शेल इज इक्वल्स टू P नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये E नॉट शेल यानी वोल्टमीटर से पता लग जाएगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस। और कैथोड को हम लोग E नॉट ऑफ कॉपर Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn। E नॉट इसकी वैल्यू पॉजिटिव 0.34, इसकी वैल्यू नेगेटिव 0.76, और कैलकुलेट किया तो 1.10 आ गया। अब अगर किसी की ई नॉट शेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो सॉल्ट जो है वो जो सेल होता है वो फिजिबल होता है। वैल्यू ऑफ ई नॉट शेल इज पॉजिटिव, देन सेल विल बी फिजिबल। तो सेल जो है वो फिजिबल है, यानी उसे बनाने में हमें प्रॉफिट है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन ये आया कि हमने जिंक को ही एनोड पे क्यों रखा, कॉपर को ही कैथोड पे क्यों रखा। दूसरा सवाल आया कि ये वैल्यू कहाँ से आई। तो ये जो हमारे पास दो सवाल हैं कि भाई हमने किसी भी एलिमेंट को उसे वहीं क्यों रखा, और ये वैल्यू आई कहाँ से। और तीसरा, ये लिखने का ये तरीका जो है वो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास ये तीन क्वेश्चंस हमारे जो है ना माइंड में आते हैं कि हम किसी को कैसे लिखें। देखिए बेटा, ऐसे Zn से बना Zn2 प्लस, तो ये कहलाया ऑक्सीडेशन, और E नॉट ऑफ Zn बाय Zn2 प्लस मैंने लिखा तो ये कहलाया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही अगर मैं इसे रिडक्शन के टर्म्स में लिखूं, Zn2 प्लस गिव्स Zn, तो ये कहलाया रिडक्शन, और इसको लिखता हूं मैं E नॉट ऑफ Zn2 प्लस बाय Zn, तो ये कहलाया रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये कहलाया, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन के टर्म्स में लिखा तो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आजकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हमने दोनों को रिडक्शन के टर्म्स में क्यों लिख दिया, उसका तो जवाब ये हो गया कि अब हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और हम उसे उसी टर्म्स में लिखते हैं। दूसरी बात, ये वैल्यू आई कहाँ से। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से।
जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की, जो वैल्यू आ रही है, जो आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ये वैल्यू आई कहाँ से? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसके हेल्प से आई, जो कहलाता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसा होता है ये। यहाँ से हमने एक बार प्रेशर पे एक बार प्रेशर पे हाइड्रोजन सप्लाई किया। ये ब्लैक प्लेटिनम की फॉइल है और इसके अंदर हमने भर दिया 1 मोलर HCl। और ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आती है H+/H2 की, वो मानी जाती है 0। ये हो गया स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। अब मुझे सपोज दैट जिंक की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस कॉपर की जगह पर हमने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया, इसको प्लेस कर दिया हमने, यहाँ प्लेस कर दिया हमने SH, ये हमने यहाँ लगा दिया SH लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है, देखो फार्मूला देखो, E नॉट शेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड, कैथोड पे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, माइनस E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn। अब देखिए मैंने दोनों को रिडक्शन के टर्म्स में ही लिखा है, मैंने दोनों को रिडक्शन के टर्म्स में ही लिखा है। फिर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप, ये देखिए, तो यहाँ जो है वो E नॉट ऑफ H+/H2 माइनस E नॉट, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू वोल्ट मीटर से आ जाएगी। ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? वोल्ट मीटर से। भाई मैं यहाँ देख लूंगा ये वैल्यू वोल्ट मीटर से। सपोज दैट ये वैल्यू जो आ गई है वो 0.76 आ गई, मान लेते हैं कि ये वैल्यू 0.76, और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस E नॉट ऑफ Zn2 प्लस बाई Zn आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि E नॉट ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Zn की वैल्यू हो गई नेगेटिव 0.76। इस तरह से हमने हमारा दूसरा सवाल, पहला सवाल ये हुआ कि हमने इसे रिडक्शन के टर्म्स में क्यों लिखा है, ऐसे टर्म्स में क्यों लिखा है, जो हम पढ़ रहे थे धीरे से, कि भाई इसे हम इसी टर्म्स में क्यों लिखते हैं। तो हमने इस बात का जवाब दिया कि भाई ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन के टर्म्स में लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। आजकल हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड बना दें। दूसरा सवाल की वैल्यू आई कहाँ से, तो हमने कहा वैल्यू आई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, ये हमने निकाल लिया। तीसरा सवाल, तीसरा हमारा ये है कि हम जो है वो जिंक को ही क्यों रख रहे हैं नोड पे, कॉपर को क्यों रख रहे हैं कैथोड पे। तो एक लाइन याद रख लीजिएगा कि लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, stronger will be the reducing agent, and so will be placed at, यानी जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही स्ट्रांग होगा, और उसे हम एनोड पे रखेंगे। तो अब देख लीजिए, जिंक की वैल्यू -0.76 है और कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव 0.34 है, तो जिंक की वैल्यू कम है, इसीलिए हमने उसे रखा है एनोड पे। तो इस बात को समझिए बहुत ध्यान से आप लोग, कि हमने इसको किसी को भी यूं ही ऐसे नहीं रख दिया हमने, ये सब लॉजिक्स हैं, सब रूल्स हैं हमारे, है ना, ये हमारे रूल्स हैं। और आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उसमें जो है वो अरेंज किया गया है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, और ताकि आपका काम जो है वो हो जाए आज का। स्क्रीनशॉट आपके एंड से ही जो है वो अच्छी आएगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसीलिए ऐसे अरेंज कर दिया है, और इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। रोज का काम कॉपी में रोज नोट डाउन कर लें, वेट ना करें कि हमें बाद में करेंगे या सर नोट्स भेजेंगे तब नोट करेंगे। रोज का काम है, रोज नोट करिए, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको समझा दूं कि 3 क्वेश्चन आए हमारे ब्रेन में। पहला क्वेश्चन आया कि हमने जो है ना रिडक्शन के पोटेंशियल के टर्म्स में क्यों लिखा, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में हमने इसलिए लिखा क्योंकि आजकल वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।